प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 15 प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के परिचय को पढ़ेंगे, उसके सारे कंसेप्ट को समझेंगे और उसकी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे एक ही वीडियो में आपको अध्याय 15 प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट भी पता चल जाएंगे और सभी प्रश्नों के हल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। प्रश्नावलियों के प्रश्नों को हल करने से पहले बच्चों हम अध्याय 15 प्रायिकता का परिचय पढ़ लेंगे। तो हम सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे, प्रायिकता के, प्रोबेबिलिटी के जो भी कंसेप्ट हैं, जिससे हमें अध्याय 15 की प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। भूमिका। दोस्तों, हम अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कथन सुनने को मिलते रहते हैं, जैसे कि संभवतः आज वर्षा होगी। ठीक है, हम कहते हैं कि हो सकता है कि आज बारिश हो, संभवतः। ठीक है, या फिर मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। हम अपने दोस्त या किसी और छात्र के लिए बोलते हैं कि मुझे इस बात का संदेह है कि इस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो पाएगा। ठीक है, तो हम संदेह व्यक्त करते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं कभी कभी वार्षिक परीक्षा में कविता, मतलब कोई एक लड़की हमारी कक्षा में, उसके प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। ऐसा हम कैसे कह पाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो हमने संभावना जताई कि उसके प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। जरूरी नहीं है कि वो प्रथम आ जाए, पर संभावना है कि वो प्रथम आ सकते हैं। ठीक है, या जैसे आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50-50% है। ठीक है, कि 50% चांस, संयोग है कि भारत टॉस जीत जाए या ना भी जीते। यहाँ पर ऊपर के कथनों में आपने देखा होगा कि संभवता, संदेह, संभावना, संयोग आदि अनिश्चितता की भावना बनी रहने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मतलब वो निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चितता है। संभवतः आज वर्षा होगी, मतलब जरूरी नहीं है कि वर्षा होगी या नहीं होगी। वो मुझे संदेह है कि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। संदेह जरूर है, लेकिन वो उत्तीर्ण हो भी सकता है। वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है, पर जरूरी नहीं कि वो प्रथम आए, द्वितीय तृतीय भी आ सकते हैं। ठीक है, आज के मैच में भारत के जीतने टॉस जीतने का संयोग 50-50% है। ठीक है, तो अनिश्चितता है इन सभी कथनों में। ठीक है, तो जहां पर भी अनिश्चितता होगी वहां पर हम प्रायिकता का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उपयोग करते हैं। तो अब हम प्रायिकता की परिभाषा को समझ लेते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। अनेक स्थितियों में प्रायिकता, अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, की सहायता से हम संभवतः, संदेह इत्यादि जैसी अनिश्चितताओं को संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक सिक्के को उछालेंगे तो चित्त आने की संभावना कितनी है। ठीक है, चित्त आने की संभावना आधी है, तो हम उसको 0.5 लिख देंगे। या अगर हमने कोई पासा फेंका तो 2 आने की पासे में क्या संभावना है। ठीक है, इत्यादि को हम संख्यात्मक रूप से जब लिखते हैं, ठीक है, तो गणित के उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, जहां पे हम अनिश्चितताओं को संख्यात्मक रूप से मापन करते हैं। ठीक है, तो उस गणित की शाखा को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही रोचक बात है कि जो प्रायिकता की व्युत्पत्ति हुई थी, मतलब उत्पत्ति हुई थी, वो जुए के खेल से हुई थी। ठीक है, कोई थे, आपने कसिनो का नाम सुना होगा। ठीक है, कोई होंगे जिनका जो जुआ खेलते होंगे। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि मैं जुए में कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे, ताश आपने खेले होंगे। ठीक है, ताश में जो है 4 इक्के होते हैं। ठीक है, कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। तो इक्के आने की संभावना कितनी है? ठीक है, 4 इक्के हैं और 52 पत्ते हैं, तो 4/52 होता है वो। ठीक है, यानी कि 1/13। तो इस तरह से उन्होंने कई तरह के जो है संख्यात्मक रूप से सूत्र बनाए। ठीक है, और जो है उनका उपयोग किया जुए में जीतने के लिए, और काफी सारा जुए में उन्होंने पैसा जीता भी। ठीक है, तो इस गणित की शाखा का जो शुरुआत हुई थी वो जुए से हुई थी। ठीक है, ये बहुत ही रोचक बात है। लेकिन फिर भी आज की दुनिया में हम इसका व्यापक पैमाने पर कहाँ प्रयोग करते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है, यानी कि आपका फिजिक्स, वाणिज्य, ठीक है, कॉमर्स, जैविक विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान आदि क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे कि इस साल बारिश अच्छी होगी, कम होगी, इन सब चीजों का अनुमान लगाने के लिए भी हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। आपके अध्याय में कुछ शब्द हैं, तो हम उनके अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि अभिप्रयोग एक शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, अंग्रेजी में ट्रायल कहते हैं। तो अभिप्रयोग एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे सिक्के को उछाला, वो अभिप्रयोग है। ठीक है, और उसमें कुछ कुछ भी परिणाम हो सकता है, चित भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो सिक्के को उछालना क्या होगा? हमारा अभिप्रयोग।
या अंग्रेजी में कहेंगे ट्रायल, ठीक है। तो कोई भी क्रिया जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अभिप्रयोग। जैसे कि पासे को फेंका, ठीक है, तो पासे को फेंकना हमारा अभिप्रयोग है, और उसमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए, ठीक है, वो परिणाम होगा। लेकिन सिक्के को उछालना और पासे को फेंकना, ये सब क्या है, हमारे अभिप्रयोग हैं। अब परिणाम का आना अभिप्रयोग की एक घटना कहलाती है, ठीक है। जैसे कि सिक्के को उछाला, वो अभिप्रयोग है, पर उछालने के बाद चित आया या पट आया, वो क्या है, घटना है, वो इवेंट है, ठीक है। उसी प्रकार पासे को फेंका, वो अभिप्रयोग है, लेकिन पासे को फेंकने के बाद 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया या 6 आया, वो क्या है, घटना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक अभिप्रयोग में घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है, ठीक है। जैसे कि सिक्का उछाला, वो एक अभिप्रयोग है, ठीक है। तो जब सिक्के को हम उछालते हैं तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, चित या पट, ठीक है। तो परिणामों को संग्रह है, ठीक है। घटना जो है, जो भी घटना होगी वो कुछ परिणामों का संग्रह है। उसी प्रकार जब पासे को फेंका, ठीक है, तो एक अभिप्रयोग है। तो इस पासे को फेंकने में हमें कितने परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, पासे में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 आ सकता है। तो ये 6 क्या है, हमारे पासे को फेंकने के परिणामों के संग्रह हैं। अपने अभिप्रयोगों के परिणामों को सीधे देखने पर हम प्रायोगिक या अनुभाविक प्रायिकता प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सिक्के को 100 बार उछाला, ठीक है, तो ये हमने प्रायोगिक किया, खुद करके देखा, ठीक है। अनुभाविक, ठीक है, ये हमने अनुभव किया, तो ऐसी प्रायिकताएं प्राप्त करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम खुद करके देखते हैं, ठीक है, वो थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो जो हमारा अध्याय 15 है वो इसी बात पर आधारित है, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। जो हमने करके देखा उसी पर हम प्रायिकता निकालेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रायिकताओं का अध्ययन करेंगे। अनुभविक प्रायिकता, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए अभी प्रयोगों की कुल संख्या n है, ठीक है, हमने n बार प्रयोग किया, ठीक है, जैसे कि n बार सिक्का उछाला, ठीक है। घटना ई के घटने की आनुभाविक प्रायिकता, ठीक है, अंग्रेजी में एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, हिंदी में याद रखिए आनुभाविक प्रायिकता निम्न से परिभाषित करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने n बार सिक्का उछाला, तो घटना ई 2 घटना ही हो सकती है, चित या पट। तो चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता का सूत्र क्या होगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, और इसी एक सूत्र पे जो है आपका अध्याय 15 प्रायिकता पूरा आधारित है। तो इस सूत्र को रट लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। और इसी सूत्र से आप सारे सवालों को हल कर लोगे अपने। सूत्र क्या कहता है, ठीक है, घटना ई के होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी है, हिंदी में भी पी मतलब प्रायिकता हो जाएगा आपका, ठीक है। ई के होने की, ठीक है, क्या होगी, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपने 10 बार सिक्का उछाला और 6 बार चिताया, तो ऊपर आ जाएगा 6, और बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, मतलब कितनी बार सिक्का उछाला, तो 10 बार उछाला, तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। इस तरह से प्रायिकता हमें निकालनी है दोस्तों। इस अध्याय में, ठीक है, कक्षा 9 में अध्याय 15 में हम आनुभाविक प्रायिकता ज्ञात करेंगे तथा सुविधा के लिए आनुभाविक प्रायिकता के स्थान पर केवल प्रायिकता का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जब भी प्रायिकता कहा जाएगा इस अध्याय में कक्षा 9 में, ठीक है, तो उसका मतलब ही होगा आनुभाविक प्रायिकता, ठीक है। तो ये सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए आप प्रायिकता का, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ठीक है। इसी एक सूत्र से आपके अध्याय 15 के सभी सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। सूत्र तो दोस्तों हमने याद कर लिया, अब हम कुछ गुण भी याद कर लेते हैं प्रायिकता के, ठीक है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है, 0 भी इसमें शामिल है और 1 भी सम्मिलित है, ठीक है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और 0 से 1 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। ये एक गुण है प्रायिकता का, ठीक है। तो जो भी आपका उत्तर आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित हो सकता है। सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है, ठीक है। अगर हम सभी संभावनाओं को लिख लें, जैसे कि सिक्का उछाला तो चित आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको सूत्र के रूप में ऐसे लिख लेते हैं कि अगर हमारी n घटनाएं हैं, ठीक है, n ही घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है, किसी अभिप्रयोग में, तो सभी घटनाओं की प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो उनका योगफल 1 आता है, ठीक है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये गुण है प्रायिकता का, ठीक है। तो अध्याय 15 के प्रायिकता के परिचय में इतना ही है दोस्तों, बस एक सूत्र है और ये कुछ गुण हैं, ठीक है। तो अब इनको याद रखिए, अब इससे आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे इस अध्याय के। अध्याय 15 प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी में बच्चों एक ही प्रश्नावली है, प्रश्नावली 15.1। तो अब हम प्रश्नावली 15.1 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे।
प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न एक में हमें कहा गया है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में, ठीक है। तो एक महिला बल्लेबाज ने 30 गेंदें खेली हैं, ठीक है, एक क्रिकेट मैच में 6 बार चौका मारती है, ठीक है। तो वो 30 गेंद खेल के 6 चौके मारती है। तो हमसे पूछा प्रश्न में चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि क्या प्रायिकता होगी, क्या संभावना होगी, ठीक है, कि वो चौका ना मारे, ठीक है। तो चौका मार कितनी बार मारती है वो बताया गया है, कितनी बार नहीं मारती है वो नहीं बताया गया है, ठीक है। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं पहले हम। हमें दिया गया है कुल खेली गई गेंदों की संख्या कितनी दे रखी है हमें 30, तो हमने लिख लिया 30, कुल खेली गई गेंदें हैं 30, ठीक है। और हमें दिया गया है गेंदों की संख्या जिन पर चौका मारा गया वो कितनी दे रखी है 6, 6 बार चौका मारा, ठीक है, तो 6। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा गया, तो वो कितनी गेंदें होंगी, कुल खेली गई गेंदें उसमें से घटा देंगे हम जितनी गेंदों पे चौका मारा था, ठीक है। जैसे 30 गेंदें उसने खेली हैं, 6 पे चौका मारा है, तो कितनी गेंदों पे चौका नहीं मारा होगा, 30 में से 6 को घटा देंगे, ठीक है। तो वही हमने किया, यहाँ पे गेंदों की संख्या जिन पे चौका नहीं मारा है, कुल खेली गई गेंदें 30, उसमें से घटा देंगे जितनी गेंदों पे चौका मारा है, तो 30 माइनस 6, 30 ऋण 6, तो 30 में से 6 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 24। तो हमें मिल गया गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा गया है कितनी, 24। अब दोस्तों अध्याय 15 के परिचय के वीडियो में आपने पढ़ा था, ठीक है, किसी भी चीज की प्रायिकता का सूत्र होता है उसको हम पी लिखते हैं, प्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर चौका नहीं मारा गया पूछा हमसे ना, तो कितनी बार चौका नहीं मारा गया वो लिखेंगे, ठीक है। और बट्टे में होता है अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ठीक है, कि कितनी बार कुल अभिप्रयोग किया था, ठीक है। तो अब इस सूत्र में हम ये मान रख देंगे। तो दोस्तों हमें दिया हुआ है कुल खेली गई गेंदों की संख्या 30 और गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा गया वो हमने निकाल लिया 24, ठीक है। सूत्र हमने देख लिया, ठीक है। अब सूत्र में हम मान रख देंगे। तो प्रायिकता क्या होगी चौका नहीं मारा गया की, गेंदों की संख्या जिन पर चौका मारा गया ऊपर लिख देंगे सूत्र के हिसाब से, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, तो घटना घटी मतलब चौका नहीं मारा गया हो, तो कितनी बार ये घटना घटी है, ठीक है, वो लिख देंगे कितनी है वो 24, ठीक है। बटे में कुल खेली गई गेंदों की संख्या, क्योंकि सूत्र में बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा पी चौका नहीं मारा गया, गेंदों की संख्या जिन पर चौका नहीं मारा गया वो कितना था 24, और कुल गेंदों की संख्या कितनी है 30, तो ये हो जाएगा हमारा 24/30, ठीक है। अब दोनों ऊपर और नीचे दोनों में 6 का भाग जा सकता है, ठीक है। तो 6 का भाग देंगे ऊपर और नीचे 6 से काटेंगे तो ऊपर बचेगा हमारा 4, नीचे बचेगा हमारा 5। तो पी चौका नहीं मारा गया है, ठीक है। पी मतलब प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसको पी से लिखते हैं, ठीक है। और हिंदी में भी प्रायिकता बोलते हैं तो पी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी चौका नहीं मारा गया कितना आ गया हमारा 4/5, ठीक है। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 2 में दोस्तों हमें दिया गया है 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को यदृच्छा मतलब होता है रैंडमली, मतलब कोई से भी 1500 परिवारों को चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए, ठीक है। क्या आंकड़े लिख लिए गए, परिवार में कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। 2 बच्चों वाले परिवार लिए, ठीक है, तो 2 से ज्यादा लड़कियां तो हो नहीं सकती, तो कितने परिवारों में दोनों बच्चों में दोनों लड़कियां थी, कितने 475। कितने परिवारों में एक लड़की थी 814, और कितने परिवारों में एक भी लड़की नहीं थी 211, ठीक है। ये आंकड़े लिख लिए गए। अब यदृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें, प्रश्न के 3 भाग हैं और एक और भाग भी है चौथा, ठीक है। पहले भाग में बोला है प्रायिकता बताइए जब 2 लड़कियां हों, दूसरे भाग में प्रायिकता बताइए जब एक लड़की हो, और तीसरे भाग में प्रायिकता बताइए जब कोई लड़की ना हो। फिर हमें बोला गया है साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल एक है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम पहले भाग को हल करेंगे। हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया परिवारों की कुल संख्या कितनी दे रखी है 1500, ठीक है, 1500 दे रखी है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1500, ठीक है। अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर रहे हैं कि हमें बताना है कि प्रायिकता जब 2 लड़कियां हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिवारों की संख्या जिसमें 2 लड़कियां हैं, इसमें परिवारों की संख्या जिसमें 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां मतलब कि ये, ठीक है। तो अब ये 2 लड़कियों वाले परिवार कितने हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है 475, तो यहाँ हम लिख लेंगे 475। तो परिवारों की संख्या जिसमें 2 लड़कियां हैं हमें मिल गया 475। अब हम प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, प्रायिकता जब 2 लड़कियां हों, क्या सूत्र होगा, परिवारों की संख्या जिसमें 2 लड़कियां हैं बटे परिवारों की कुल संख्या। दोनों चीजें हमें पता है तो लिख देंगे हम। तो प्रायिकता हमारी आ जाएगी परिवारों की संख्या जिसमें 2 लड़कियां हैं उसकी जगह रख देंगे 475,
और परिवारों की कुल संख्या है 1500, तो बट्टे में 1500। अब ऊपर नीचे हम 25 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 19/60। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे ये 25 से कट जाएगा। तो हमारी प्रायिकता कितनी आ गई जब दो लड़कियां हों? 19/60। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में दोस्तों हमें बताना है कि प्रायिकता उस परिवार की जब एक लड़की हो। ठीक है, तो परिवारों की कुल संख्या तो 1500 दे रखी है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना होगा परिवारों की संख्या जिसमें एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की मतलब यहाँ पर है। ठीक है, एक लड़की, तो परिवारों की संख्या क्या है इसकी संगत? 814। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 814। तो हमें मिल गया परिवारों की संख्या जिनमें एक लड़की है, कितना? 814। अब हम सूत्र में रख देंगे, प्रायिकता का सूत्र हमें पता है। एक लड़की के लिए क्या आएगा प्रायिकता का सूत्र? परिवारों की संख्या जिसमें एक लड़की है बटे परिवारों की कुल संख्या। ठीक है, परिवारों की संख्या जिसमें एक लड़की है वो है हमारा 814 और कुल संख्या है परिवारों की 1500। तो हमारी प्रायिकता एक लड़की की कितनी आ जाएगी? 814/1500। ठीक है, इसको हम 2 से भाग देंगे ऊपर नीचे तो हमें मिलेगा 407/750। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न के तीसरे भाग में हमसे पूछा है कोई लड़की ना हो। ठीक है, कोई लड़की ना हो मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो? 0 हो। ठीक है, तो हम ज्ञात कर लेंगे परिवारों की संख्या जिसमें कोई लड़की नहीं हो मतलब कि 0 लड़की हो। ठीक है, तो 0 लड़की के संगत कितनी है परिवारों की संख्या? 211। तो ये हमारा आ जाएगा 211। अब हम सूत्र में रख देंगे प्रायिकता जब कोई लड़की ना हो, परिवारों की संख्या जिसमें कोई लड़की नहीं है बटे परिवारों की कुल संख्या। ठीक है, परिवारों की संख्या जिसमें कोई लड़की नहीं है वो है 211, परिवारों की कुल संख्या है 1500। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी कोई लड़की ना हो कि 211/1500। अब ये ऊपर नीचे में कुछ भी कट नहीं पा रहा है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 211/1500। प्रश्न के अंत में दोस्तों हमसे कहा गया है साथ ही यह भी जांच कीजिए इन प्रायिकताओं का योगफल एक है या नहीं। ठीक है, तो हमने जहां दो लड़कियां हैं वो प्रायिकता निकाली थी 19/60, एक लड़की की प्रायिकता निकाली थी 407/750 और कोई लड़की ना हो की प्रायिकता निकाली थी 211/1500। हमें इन तीनों को जोड़ना है, तीनों प्रायिकताओं का योगफल। ठीक है, 19/60। ठीक है, ये वाला धन 407/750 लिख दिया हमने, धन 211/1500। ठीक है, ये लिख दिया। अब 1500 हमने कॉमन ले लिया नीचे, तो ये जो पहला है इसमें कितना का गुणा करना पड़ेगा? 25 का। तो ये लिख दिया हमने 19 गुणा 25, क्योंकि 25 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा हमारा 1500। ठीक है, उसी प्रकार 750 को 1500 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 407 गुणा 2। ठीक है, और ये तो 1500 है ही, तो यहाँ किसी भी चीज का गुणा नहीं करना पड़ेगा 211 में। ठीक है, 19 गुणा 25 हमारा आ जाएगा 475, 402 गुणा 2 आ जाएगा 814 और 211 वैसे ही रहेगा बटे 1500। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1500। तो ये आ जाएगा हमारा प्रायिकता का योगफल 1500/1500। 1500 में से 1500 का भाग जाएगा तो हमें मिलेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है और यही हमारा उत्तर है प्रश्न का दोस्तों। हाँ, प्रायिकताओं का योगफल 1 है। प्रश्न 3 में दोस्तों हमें दिया गया है अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उदाहरण 5 को लिख लिया। ठीक है, उदाहरण 5 क्या कहता है? नवी कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया, इस प्रकार प्राप्त आंकड़े निम्नलिखित आलेख बनाया गया है। ठीक है, तो 40 विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया गया हमें कि किस विद्यार्थी का जन्म किस महीने में हुआ। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। हमें हमारे प्रश्न में पूछा गया है कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है, तो दंड आलेख में अगस्त वाला दंड को देखेंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई देखेंगे, इसका मान क्या है? इसका मान है 6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है कितनी है? 6। तो हमने लिख दिया 6। अब हम जानना चाहेंगे कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ये उदाहरण 5 में दिया हुआ है, विद्यार्थी नवी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 40। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 40। तो दोस्तों हमने निकाल लिया विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है कितनी है? 6 और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 40। तो हमें क्या निकालना है? विद्यार्थी का जन्म अगस्त में हुआ इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, अगस्त में होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये कितनी होगी? विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या। विद्यार्थियों की संख्या जिनका जन्म अगस्त में हुआ है कितनी है? 6 और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 40। तो हम रख देंगे, तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 6/40। ठीक है, 6/40 ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 3/20। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा।
हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का जन्म अगस्त में हुआ है की प्रायिकता कितनी है? 3/20। प्रश्न 4 में दोस्तों हमें दिया गया है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। ठीक है, कितनी बार उछाला गया? 200 बार उछाला गया तथा इनसे विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये है। क्या परिणाम है कि 3 सिक्के उछाले थे तो तीनों चिताए कितनी बार? 23 बार। 2 चिताए कितनी बार? 72 बार। एक चिताया 3 सिक्कों में कितनी बार? 77 बार। और तीनों में से कोई भी चित्त नहीं था, तीनों सिक्कों में से कितनी बार ऐसा हुआ? 28 बार। तो हमसे पूछा है यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो सिक्कों की कुल उछाल हमें कितनी दे रखी है? 200 दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 200। सिक्कों की कुल उछाल कितनी बार उछाला गया? सिक्कों को कुल 200 बार। ठीक है, और हमसे प्रश्न पूछा है कि दो चित्त आने की प्रायिकता। ठीक है, तो दो चित्त आने की संख्या कितनी है? 200 बार जब उछाला था तो। ठीक है, दो चित्त कितनी बार आए थे? 72 बार। तो यहाँ हम लिख लेंगे 72। ठीक है, अब हम सूत्र में रख देंगे दो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। ठीक है, तो दो चित्त आने की प्रायिकता होगी दो चित्तों के आने की संख्या बटे सिक्कों की कुल उछाल। ठीक है, तो दो चित्त के आने की संख्या कितनी है? 72। सिक्कों की कुल उछाल कितनी है? 200। तो ये आ जाएगा हमारा प्रायिकता 72/200। ठीक है, अब आप देखेंगे ऊपर और नीचे ये 8 से भाग हो सकता है। 9 8 72, ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे 8 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 25। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 9/25 और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5 में दोस्तों हमें दिया गया है एक कंपनी ने यदृच्छा 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, सारणी में आंकड़े दिए गए हैं हमें कि मासिक आय कितनी है और परिवार में वाहनों की संख्या कितनी है। ठीक है, मान लीजिए एक परिवार चुना गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार। इस प्रश्न के 5 भाग हैं। ठीक है, तो पांचों भागों को हम एक एक करके हल कर लेते हैं। के पहले भाग में हमसे पूछा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 रुपए प्रति माह के बीच है और उसके पास ठीक 2 वाहन है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं परिवारों की कुल संख्या कितनी दे रखी है हमें? 2400। तो हमने लिख लिया 2400। ठीक है, अब हम निकालेंगे अपने प्रश्न के हिसाब से परिवारों की संख्या जिनकी आय 10,000 से 13,000 के बीच में है। ठीक है, तो 10 से 13,000 के बीच में ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक आयत बना लिया। ठीक है, कि 10 से 13,000 वाले परिवारों की संख्या में कितने वाहन है। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि उसके पास ठीक 2 वाहन हो। 2 वाहन वाला ये है कॉलम। ठीक है, तो 2 वाहन वाले कॉलम को हमने बना लिया। अब ये दोनों जहां टकराएंगे, जहां मिलेंगे, वही होगा हमारा परिवारों की संख्या जिनकी आय 10 से 13,000 के बीच में है और जिनके पास ठीक 2 वाहन है। कितना आ रहा है वो? 29। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 29। ठीक है, तो ये उत्तर आ गया हमारा 29। ठीक है, 29 क्या है हमारा? परिवारों की संख्या जिनकी आय 10 से 13,000 के बीच में है और जिनके पास ठीक 2 वाहन है। ठीक है, 10 से 13,000 आय वाले ये परिवार है और 2 वाहन वाले ये परिवार है। तो 29 ऐसे परिवार हैं जिनकी परिवार की आय 10 से 13,000 के बीच में है और जिनके पास ठीक 2 वाहन है। अब हम सूत्र में रख देंगे। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र क्या होगा हमारा? यहाँ पर परिवारों की संख्या जिनकी आय 10 से 13,000 रुपए प्रति माह के बीच हो और ठीक 2 वाहन हो। 29 है वो, और परिवारों की कुल संख्या। तो प्रायिकता हमारी आ जाएगी 29/2400। ठीक है, क्योंकि परिवारों की कुल संख्या 2400। यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा दोस्तों प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास ठीक एक वाहन है। ठीक है, परिवारों की कुल संख्या तो हमें पता है 2400 है। ठीक है, अब परिवारों की संख्या जिनकी आय प्रति माह रुपए 16,000 या इससे अधिक है। ठीक है, वो ये है 16,000 या इससे अधिक आय वाले परिवार। ठीक है, फिर उसके पास ठीक एक वाहन हो। एक वाहन वाला ये है कॉलम हमारा। ठीक है, ये दोनों जहां मिलेंगे वही हमारा ये आंकड़ा होगा। कौन सा? कि परिवारों की संख्या जिसकी आय 16,000 से अधिक हो और जिसके पास ठीक एक वाहन हो।
तो कितना मिल रहा है हमें 579, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 579, ठीक है। अब हम सूत्र लिख देंगे। सूत्र क्या होगा, प्रायिकता बराबर परिवारों की संख्या जिनकी आय 16,000 या इससे अधिक है और उनके पास ठीक एक वाहन है बट्टे परिवारों की कुल संख्या। अब मान रख देंगे हम, ठीक है। तो ये कितना है 579, ठीक है, बटे 2400, ठीक है, 579 बटे 2400। अब इसको हम ऊपर और नीचे 3 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 579 को 3 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 193, 2400 को 3 से भाग देंगे तो मिलेगा 800। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 193 बटे 800, ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के तीसरे भाग में दोस्तों हमसे पूछा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 7,000 रुपए प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है, ठीक। कोई वाहन नहीं मतलब जीरो वाहन है, ठीक है। परिवारों की कुल संख्या तो हमें 2400 पता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, परिवारों की संख्या जिनकी आय 4,000 से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है। तो पहले तो देख लेते हैं कौन से परिवार है जिनकी आय 4,000 से कम है। ये परिवार है जिनकी आय 4,000 से कम है। अब कोई वाहन नहीं हो मतलब कि जीरो वाहन हो, ठीक है। तो ये जीरो वाहन हो तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, 10 पे मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे परिवार जिनकी आय 7,000 से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है, कितने परिवार हैं, 10। तो यहाँ हम लिख देंगे 10, ठीक है। अब हम सूत्र लिख लेंगे। प्रायिकता क्या होगी, परिवारों की संख्या जिनकी आय 7,000 प्रति माह से कम है और उनके पास कोई वाहन नहीं है मतलब कि 10 बट्टे परिवारों की कुल संख्या मतलब कि 2400। तो पी हमारा हो जाएगा प्रायिकता 10 बट्टे 2400। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो प्रायिकता हमारी आ जाएगी 1 बट्टे 240। यही हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के चौथे भाग में दोस्तों हमसे पूछा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 13 से 16,000 के बीच में हो प्रति माह और उसके पास 2 से अधिक वाहन हो, ठीक है। तो परिवारों की कुल संख्या तो हमें पता है 2400। अब हमें ज्ञात करना है परिवारों की संख्या जिनकी आय 13 से 16,000 के बीच में है, ठीक है। तो ये परिवार है जो जिनकी आय 13 से 16 के बीच में है। फिर कहा गया है उनके पास 2 से अधिक वाहन है, 2 से अधिक वाहन वाला ये कॉलम है, ठीक है। ये दोनों जहां टकरा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वही हमारा मान होगा, ठीक है। तो कितना मान आ रहा है हमारा 25, ठीक है। क्या है 25, ऐसे परिवारों की संख्या जिनकी आय 13 से 16,000 के बीच में है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है, ठीक है। तो ऐसे कितने परिवार हुए, 25। तो हम यहाँ लिख देंगे 25। अब हमारी प्रायिकता का सूत्र आ जाएगा। प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, P बराबर परिवारों की संख्या जिनकी आय 13 से 16,000 रुपए के बीच में है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है बट्टे परिवारों की कुल संख्या। तो ये हो जाएगा 25 बट्टे 2,400, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों में 25 का भाग चला जाएगा तो ऊपर तो बचेगा 1, नीचे बचेगा 96। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 1 बटे 96। यही हमारे प्रश्न के चौथे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न के पांचवें भाग में हमसे दोस्तों पूछा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, ठीक है। मतलब एक वाहन हो सकता है या कोई वाहन ना हो। तो पहले तो हमने लिख दिया परिवारों की कुल संख्या 2400 जो दी हुई है। अब हमें निकालना है परिवारों की संख्या जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी कि या तो उनके पास कोई वाहन नहीं होगा, ठीक है। तो इन सबको जोड़ना होगा क्योंकि आय तो दी नहीं है, ठीक है। सभी परिवारों को देखना है जिनके पास कोई वाहन नहीं है, ठीक है, यानी कि जीरो वाहन है, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 धन 0 धन 1 धन 2 धन 2, ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे और कहा गया एक से अधिक वाहन नहीं है तो एक वाहन तो हो सकता है, ठीक है। तो एक वाहन वाले जितने परिवार हैं उनको भी जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 160 धन 305 धन 535 धन 469 धन 579, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो इन सबको जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 2062, ठीक है। तो हमारा संख्या आ गई परिवारों की जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, कितनी 2062। अब हम प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। प्रायिकता हमारी आ जाएगी परिवारों की संख्या जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है बट्टे परिवारों की कुल संख्या। परिवारों की कुल संख्या है 2400 और परिवारों की संख्या जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है हमने निकाला 2062। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 2062 बट्टे 2400। ऊपर और नीचे हम 2 का भाग दे देंगे तो ऊपर बचेगा हमारा 1031, नीचे बचेगा 1200। अब भाग जा नहीं सकता तो यही हमारी प्रायिकता होगी 1031 बट्टे 1200। यही हमारे प्रश्न के पांचवें भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6 में दोस्तों हमें कहा गया है अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। तो हमने सारणी 14.7 ले ली जो अध्याय 14 में हमें दे रखी है। प्रश्न के 2 भाग हैं, ठीक है। पहले भाग को देख लेते हैं हम। पहले भाग में हमसे पूछा है गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें कितनी दे रखी है, कुल योग 90 दे रखा है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हो गई हमारी 90। अब हम निकाल लेंगे गणित की परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी,
जिन विद्यार्थियों ने अंक 0 से 20 के बीच में प्राप्त किए होंगे वही होगी, ठीक है। और वो कितनी है? 7 है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7। अब हम अपना सूत्र लिख देंगे। प्रायिकता 20% से कम अंक प्राप्त करने की क्या होगी? 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या। हमें दोनों चीज पता है तो हम मान रख देंगे, ठीक है। तो 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 7, तो हमने रख दिया 7। और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 90, तो हमने रख दिया 90। तो हमारा उत्तर आ गया, यही हमारा उत्तर है, क्योंकि ऊपर नीचे अब कुछ कटेगा नहीं। तो 7/90 यही हमारा प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है दोस्तों। अब प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें बोला गया है एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या तो 90 है, ये तो हमने निकाल लिया था, ठीक है। अब हमें निकालना है कि विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हम निकालेंगे कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 60 से 70 अंक प्राप्त किए वो कितने हैं? 15, ठीक है। 60 से 70 मतलब 60 से अधिक ही अंक प्राप्त किए हैं, तो हमने लिख लिया 15, ठीक है। अब 70 या उससे अधिक अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए? 8, क्योंकि 70 से अधिक जिन्होंने प्राप्त किए हैं, 70 से अधिक मतलब 60 से अधिक ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें जोड़ना होगा, ठीक है। 60 से 70 या 70 से अधिक, ये दोनों का जोड़ ही होगा 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो 70 से अधिक अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए? 8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। 15 धन 8 कितना हो जाएगा हमारा? 23, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 60 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 23। अब हम सूत्र लिख लेते हैं। प्रायिकता 60 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कितनी होगी? 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या। दोनों चीज हमें पता है, ठीक है। 60 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 23, तो हमने रख दिया 23। और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 90, तो हमने रख दिया 90। यही, और ये ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं अभी, तो 23/90 ही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 7 में दोस्तों हमें दिया गया है सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दिए गए सारणी में लिख लिया, ठीक है। तो 200 विद्यार्थियों से जाना कि कितने विद्यार्थी सांख्यिकी को पसंद करते हैं? 135। और कितने विद्यार्थी सांख्यिकी को पसंद नहीं करते? 65, ठीक है। अब हमें कहा गया प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदृच्छा चुना गया, यदृच्छा मतलब होता है रैंडमली, मतलब कोई भी विद्यार्थी को अगर हम चुन लें उन 200 में से, तो सांख्यिकी पसंद करता है। इस प्रश्न के दो भाग है, पहले भाग में पूछा है सांख्यिकी पसंद करता है उसकी क्या प्रायिकता होगी, और दूसरे भाग में पूछा है कि क्या प्रायिकता होगी कि अगर वो सांख्यिकी को पसंद नहीं करता। तो हम पहले भाग 1 को हल कर लेते हैं इस प्रश्न के। विद्यार्थियों की कुल संख्या 200 है, ये तो हमें दिया गया प्रश्न में, क्योंकि 200 विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण किया, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हो गई 200। अब हमें निकालना है सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो आप देखिए कितने विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करते हैं? 135, तो हम यहाँ लिख देंगे 135, ठीक है। अब हमने सूत्र लिख दिया सांख्यिकी की पसंद करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या। दोनों चीज हमें पता है, ठीक है। सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 135, और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 200, तो हम रख देंगे। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 135/200। ऊपर और नीचे 5 में भाग जाएगा, 5 से कटेंगे, ठीक है। तो ऊपर 5 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 27, नीचे 5 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 40, ठीक है। 135 को 5 से काटेंगे तो 27 मिलेगा, और 200 को 5 से काटेंगे तो 400 मिलेगा। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी कि सांख्यिकी पसंद करता है विद्यार्थी कितनी? 27/40। अभी और नहीं कटेगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 27/40 प्रश्न के पहले भाग का। दूसरा भाग बिल्कुल प्रश्न के पहले भाग की तरह ही हल होगा। प्रश्न के दूसरे भाग में हमें पूछा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए किस यादृच्छा चुने गए विद्यार्थी को सांख्यिकी पसंद नहीं करता, ठीक है। प्रायिकता बतानी है सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी की, ठीक है। तो हमने वही लिख लिया विद्यार्थियों की कुल संख्या 200 जो हमें दे रखी है प्रश्न में, ठीक है। अब हमें निकालना है सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो सारणी से हम निकालेंगे, तो सारणी में सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है? 65, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 65, ठीक है। अब हम सूत्र लिख लेते हैं। प्रायिकता सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की कितनी होगी? सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या। सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 65, और विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 200। तो हमारी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 65/200। यहाँ पर भी ऊपर और नीचे 5 से कटेगा, तो ऊपर 5 से कटेगा तो आ जाएगा हमारा 13, नीचे 5 से कटेगा तो आ जाएगा हमारा 40। तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 13/40। यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है दोस्तों।
बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 8 में दोस्तों हमें कहा गया है प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए। तो हमने यहाँ पर प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 2 को लिख लिया। वो क्या था, 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर से दूरियां दे रखी थी। ठीक है, 40 इंजीनियर्स की कि वे अपने ऑफिस से अपने कार्यस्थल से उनका घर कितना दूरी पर है किलोमीटर में। ठीक है, फिर हमसे प्रश्न में कहा गया है इसकी आनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर। प्रश्न के 3 भाग हैं। ठीक है, तो हम पहले भाग को हल कर लेते हैं। पहले भाग में हमसे पूछा है कि इसकी आनुभाविक प्रायिकता क्या होती है कि जो आंकड़े दिए उस हिसाब से प्रायिकता निकालनी होती है। ठीक है, कक्षा 9 में हमें जितनी भी प्रायिकता निकालनी है वो आनुभाविक प्रायिकता ही है। ये हमने अध्याय 15 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो आनुभाविक प्रायिकता का मतलब प्रायिकता ही है। ठीक है, यहाँ पर कक्षा 9 में। ठीक है, तो हमें पहले भाग में बताना है कि प्रायिकता क्या होगी कि वो जो इंजीनियर है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। ठीक है, तो इंजीनियरों की पहले तो हम निकाल लेते हैं इंजीनियरों की कुल संख्या। तो कितनी है इंजीनियरों की कुल संख्या? 40। तो यहाँ हम लिख देंगे 40। ठीक है, अब हम निकालना है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया 7 किलोमीटर से कम, तो मतलब 7 शामिल नहीं होगा इसमें। ठीक है, 7 से कम मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 से कम वाले सभी आंकड़े शामिल होंगे पर 7 शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इन 40 आंकड़ों में ढूंढ लेते हैं कि कितने आंकड़े हैं जो 7 से कम है। ठीक है, एक आंकड़ा मिल गया पहला 5। ठीक है, दूसरा मिल गया हमको ये 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा आंकड़ा हम ढूंढ लेते हैं, कहाँ मिला हमें? ये 2। ठीक है, ये मिल गया। फिर चौथा आंकड़ा ये 3, फिर पांचवा आंकड़ा 5, छठवां आंकड़ा 3, सातवां आंकड़ा 2, आठवां आंकड़ा 6, नौवां आंकड़ा 6। ठीक है, तो हमें कुल 9 आंकड़े मिले जो 7 से कम थे। तो हम लिख देंगे अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9, क्योंकि हमें 9 ऐसे आंकड़े मिले जो 7 से कम थे। तो इंजीनियरों की कुल संख्या निकाल ली हमने और अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या निकाल ली 9। ठीक है, अब हमें निकालना है कि प्रायिकता अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर पर कितने इंजीनियर रहते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया प्रायिकता 7 किलोमीटर से कम दूरी। क्या होगा ये? 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या बटे इंजीनियरों की कुल संख्या। तो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है? 9। और इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है? 40। तो हमारी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 9 बटे 40। ऊपर नीचे कुछ कट नहीं सकता अभी, तो यही हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा, 9 बटे 40। इनके दूसरे भाग में दोस्तों हमसे पूछा है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहते हैं, ये प्रायिकता बतानी है हमें। ठीक है, तो दोस्तों हम निकाल चुके हैं इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है? 40। हम ये भी निकाल चुके हैं अपने स्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, अब हम ये निकाल लेते हैं कार्यस्थल से 7 या इससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी होगी? 7 या इससे अधिक। ठीक है, तो मतलब कि 7 भी शामिल है और उससे अधिक। ठीक है, तो ये कितने इंजीनियर होंगे? कुल इंजीनियर में से अगर हम उतने इंजीनियर निकाल दें जो 7 से कम किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं तो हमारा ये आंकड़ा आ जाएगा 7 या उससे अधिक दूरी पर रहने वाले। तो हम यहाँ लिख देंगे 40 ऋण 9। ठीक है, 40 क्या हमारा कुल इंजीनियरों की संख्या, और उसमें से हम घटा देंगे इंजीनियरों की संख्या जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या आ जाएगी। तो 40 में से 9 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 31। तो हमें मिल गया कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है? 31। और ये हमने कैसे प्राप्त की? कुल इंजीनियरों की संख्या में से वो संख्या घटा दी जो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते थे। तो हमें प्राप्त हो गया 7 किलोमीटर या अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या। ठीक है, अब हम प्रायिकता का सूत्र लिख देंगे। प्रायिकता 7 किलोमीटर या अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों के लिए प्रायिकता क्या होगी? 7 किलोमीटर या अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या बटे इंजीनियरों की कुल संख्या। तो 7 किलोमीटर या अधिक दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है? 31। और इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है? 40। तो हमारी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 31 बटे 40। इसमें कुछ भी कटेगा नहीं, तो यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 31 बटे 40।
प्रश्न के तीसरे भाग में दोस्तों हमसे पूछा है अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती हैं, ये प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, तो इंजीनियरों की कुल संख्या तो 40 हमें पता है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कितने इंजीनियर हैं जो आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हैं। तो हम अपने आंकड़ों में अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि कोई भी आंकड़ा आधा किलोमीटर या उससे कम का नहीं है। ठीक है, कोई भी आंकड़ा नहीं है आधा किलोमीटर या उससे कम का। सबसे छोटा आंकड़ा हमारा 2 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है? 0 है। ठीक है, तो 0 मिला हमें आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या। हमने निकाल लिया इंजीनियरों की कुल संख्या 40 और अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है? 0। अब हम प्रायिकता का सूत्र लगा देते हैं। प्रायिकता आधा किलोमीटर या कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की प्रायिकता। ठीक है, वो कितनी होगी? आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या बटे इंजीनियरों की कुल संख्या। तो आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहने वाले इंजीनियरों की संख्या कितनी है? 0। और इंजीनियरों की कुल संख्या कितनी है? 40। तो हम रख देते हैं सूत्र में, तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 0/40। 0/40 कितना आ जाएगा? 0। तो हमारी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 0। तो हमारे प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर होगा 0। प्रश्न 9। प्रश्न 9 दोस्तों एक क्रियाकलाप है। ठीक है, क्रियाकलाप है मतलब ये आपको करके देखना है। ठीक है, तो ये आपको करके देखना है, तो हर विद्यार्थी अलग अलग तरीके से कर सकता है क्रियाकलाप को, तो उसके उत्तर भी अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है आपकी पुस्तक में। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पर इसके उत्तर जब आप खुद करोगे तो आपके उत्तर अलग आ सकते हैं। ठीक है, क्या क्रियाकलाप है ये? अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए। ठीक है, तो मतलब आप किसी एक समय में अपने विद्यालय के गेट के सामने खड़े हो जाइए। ठीक है, मान लीजिए अब लंच में खड़े हो गए या स्कूल खत्म, विद्यालय खत्म होने के बाद जो है, जब छुट्टी होती है उस समय खड़े हो गए। ठीक है, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए, 15 मिनट के लिए, कभी भी। ठीक है, फिर आप देखिए आपके विद्यालय के गेट के सामने से कितने 2 पहिया वाहन गुजरे। ठीक है, मतलब कि कितनी एक्टिवा या स्कूटर या मोटरसाइकिल निकली जिनके 2 पहिए हैं, और फिर उनको गिन लीजिए। फिर गिन लीजिए कि कितने 3 पहिया वाहन निकले, जैसे कि ऑटो होता है आपका, इत्यादि। और कितने 4 पहिया, जैसे कि कार, ट्रक, इस तरह के 4 पहिया वाहन आपके निकले। ठीक है, जीप इत्यादि। ठीक है, इनकी बारंबारता लिख लीजिए कि मतलब ये कितने निकले। ठीक है, फिर आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप को हम करते हैं। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, पर जब आप खुद करेंगे तो आपका उत्तर दूसरा हो सकता है, पर कैसे करना है ये हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो अपने विद्यालय के गेट के सामने आप किसी भी समय अंतराल में बैठ जाइए। मान लीजिए 1 बजे से 1:30 बजे तक आप बैठ गए दोपहर में। ठीक है, अब गुजरने वाले 2 पहिया और 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों को हम लिख लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेंगे कि 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन। ठीक है, ये हम पहले से ही लिख लेंगे। फिर वाहन जितने निकलेंगे हम उनकी गिनती करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि 11 2 पहिया वाहन निकले। ठीक है, 1 से 1:30 बजे के बीच में। ठीक है, और 6 3 पहिया वाहन निकले, और 4 जो है 3 जो है 4 पहिया वाहन निकले। ठीक है, 11 निकले 2 पहिए के वाहन, 6 निकले 3 पहिए के वाहन, और 3 निकले 4 पहिए के वाहन। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? हमें इन सबको जोड़ना होगा, कुल योग। तो 11 और 6 17, 17 और 3 20। तो हम नीचे लिख देंगे कुल योग कितना आ गया? 20। ठीक है, तो ये तो जो है हमने बारंबारता को लिख लिया, प्रश्न का पहला भाग हल कर लिया। अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमें कहा था कि हमने जो बारंबारता लिखी है उससे हमें ज्ञात करना है कि किसी एक वाहन के 2 पहिया होने की प्रायिकता क्या है। तो अब हम वो ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है कि 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता क्या है। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कि वाहनों की कुल संख्या कितनी है। वाहनों की कुल संख्या है 20। ठीक है, कुल योग हमारा 20 आ रहा था, तो यहाँ हमने लिख दिया 20। ठीक है, 1 से 1:30 बजे तक जब आप बैठे थे तो कुल 20 वाहन निकले वहां से। ठीक है, तो वो लिख दिया वाहनों की कुल संख्या 20। अब 2 पहिया वाहनों की संख्या क्या थी उस समय अंतराल में? ठीक है, 11 थी। ठीक है, जो हमारी सारणी थी उसमें, तो हमने लिख दिया 11। अब हम बता सकते हैं कि 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता क्या होगी? 2 पहिया वाहनों की संख्या बटे वाहनों की कुल संख्या। 2 पहिया वाहनों की संख्या हमें पता है 11, वाहनों की कुल संख्या हमें पता है 20। तो हम रख देंगे। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या होगी हमारी
ठीक है, दो पहिया वाहन होने की प्रायिकता होगी हमारी 11/20, क्योंकि 11 क्या है, दो पहिया वाहनों की कुल वाहनों की संख्या, और 20 है वाहनों की कुल संख्या। तो दो पहिया वाहनों की संख्या है 11 और वाहनों की कुल संख्या है 20, तो ये हो गया हमारा 11/20। यही हमारी प्रायिकता हो गई। ठीक है, यही हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया दोस्तों। तो ये क्रियाकलाप है। आपका उत्तर दूसरा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है 11/20 ही आए, या जरूरी नहीं कि सारणी में जो आए हैं यही आए, आपका कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जब भी आप करेंगे तो आपका उत्तर अलग आ सकता है। यही कारण है कि पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न 10 भी एक क्रियाकलाप है दोस्तों। ठीक है, क्रियाकलाप है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपकी पुस्तक में नहीं दिया गया है। ठीक है, क्या क्रियाकलाप है ये? आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। ठीक है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को यदृच्छा चुन लीजिए। यदृच्छा मतलब रैंडमली, मतलब किसी भी एक विद्यार्थी को चुन लीजिए। ठीक है, जब सबने 3 अंकों वाली संख्या लिख दी हो। ठीक है, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य है। ठीक है, मतलब 3 से पूरा भाग हो जाता है उस संख्या का, 3 अंकों वाली। ठीक है, फिर हमें कहा गया, याद रखिए कोई भी संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। ठीक है, ये हम जानते भी हैं और प्रश्न में लिख दिया है। इसका वैसे प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है, बट हमारी सुविधा के लिए लिख दिया है ये, कि कोई भी संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। ठीक है, तो हम इस क्रियाकलाप को करते हैं। तो हम मान लेते हैं अपनी हमारी कक्षा में 12 विद्यार्थी से जो है हम 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहते हैं। ठीक है, तो वो जो 12 विद्यार्थियों ने 3 अंक वाली संख्या लिखी, ठीक है, वो इस प्रकार है। ठीक है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं वो। ठीक है, बस प्रश्न को समझाने के लिए हमने ये ले लिया है। ठीक है, आप 15 विद्यार्थियों से भी पूछ सकते हैं, आप 17 विद्यार्थियों से भी पूछ सकते हैं, क्रियाकलाप है ये। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये 12 विद्यार्थियों ने जो 3 अंकों की संख्या दी है, अब हम उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या 3 से भाज्य है। ठीक है, तो आप देखेंगे 123 ये 3 से भाज्य है, क्योंकि इसके तीनों अंकों का योग जो है कितना आ रहा है, 1 और 2 3 और 3 6, 6 3 से भाग जाता है, तो ये 3 से भाज्य है। ठीक है, 242 को आप देखेंगे तो ये 3 से भाज्य नहीं मिलेगा आपको। 364 को देखेंगे तो ये भी आपको 3 से भागित नहीं मिलेगी। ठीक है, अब 963 को देख लेते हैं। 963 9 6 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग देते हैं तो 6 मिलता है। ठीक है, तो ये भी 3 से भाज्य है। 503 से भाज्य नहीं होगी, 850 भी नहीं होगी, 777, ठीक है, ये जो है आपको 3 से भाज्य मिलेगी, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, इसी तरह हम सभी संख्याओं को देखेंगे, फिर हम पाएंगे कि अगली संख्या जो 3 से भाग जा रहा है वो है 798। ठीक है, 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, बाकी संख्याओं को आप देख लीजिए, भाग देके 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 अंकों वाली कुल संख्या कितनी हुई, 12, क्योंकि हमने 12 विद्यार्थियों को कहा था लिखने को। ठीक है, और इनमें से 3 से भाज्य कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, तो हमने लिख दिया 4। ठीक है, अब हमें बताना था प्रश्न में कि 3 से भाज्य संख्या की प्रायिकता क्या है। तो 3 से भाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी, 3 से भाज्य कुल संख्या बटे 3 अंकों की कुल संख्या। ठीक है, 3 से भाज्य कुल संख्या कितनी है, 4, और 3 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4/12। ठीक है, भाग चला जाएगा ऊपर नीचे 4 का, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 3, तो 3 से भाज्य संख्या की प्रायिकता हमारी आ जाएगी 1/3। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर होगा। पर आपका उत्तर अलग भी हो सकता है। ठीक है, आप क्योंकि आप 11 विद्यार्थी भी ले सकते हैं, आप 9 विद्यार्थी भी ले सकते हैं, आप 28 विद्यार्थी भी, आप कितने भी विद्यार्थी ले सकते हैं, और वो कोई भी अंक लिख सकते हैं। ठीक है, और उसमें से कितने भी अंक हो सकते हैं जो 3 से भाज्य हो। ठीक है, ये बस आपकी सरलता के लिए हमने आपको ये क्रियाकलाप समझाया कि कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्रियाकलाप को आपको करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों। प्रश्न 11 में दोस्तों हमें दिया गया है, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार किलोग्राम में है। ठीक है, आटे की 11 थैलियां हैं, ठीक है, हमारे सामने, जिन पर 5 किलोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसका वास्तविक भाग ये दिया हुआ है हमें, जैसे 4.97, 5.05, 5.08 इत्यादि इत्यादि। तो हमसे बोला गया, यदृच्छा चुनी गई एक थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है कि जो थैली हमने उठाई है वो 5 किलोग्राम से अधिक आटा हो उसमें। ठीक है, 5 किलोग्राम भी नहीं, 5 किलोग्राम से अधिक। ठीक है, तो प्रश्न को हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। कितनी थैली दी गई है, 11। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, दिया गया है आटे की कुल थैलियों की संख्या कितनी है, आटे की थैलियों की कुल संख्या है 11। ठीक है, ये प्रश्न में दिया गया है।
अब हमें ज्ञात करना है 5 किलोग्राम से अधिक आटे की थैलियों की संख्या कितनी है, तो गिन लेते हैं। ठीक है, 5.05 ये 5 किलोग्राम से ज्यादा है, एक हो गई। फिर 5.08 दूसरी, 5.03 तीसरी। 5 नहीं होगी क्योंकि 5 से अधिक लिखा है, ठीक है, तो ये नहीं होगी। तो 3 हो गई हमारी। 5.04 जो है चौथी, 5.08 पांचवी, 5.04 छठवीं, 5.07 सातवीं। तो कितनी हो गई हमारी, हमने गिन लिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 थैलियां ऐसी हैं आटे की जो 5 किलोग्राम से अधिक आटा है जिनमें, ठीक है, तो हम लिख देंगे 7। तो 5 किलोग्राम से अधिक आटे की थैलियां हो गई हमारी 7। अब बस प्रायिकता लिख लेते हैं हम। ठीक है, प्रायिकता लिख ली हमने किसकी, थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की। ठीक है, क्या होगी, 5 किलोग्राम से अधिक आटे की थैलियों की संख्या बटे आटे की कुल थैलियों की संख्या। दोनों मान हमें पता है, रख देंगे। 5 किलोग्राम से अधिक आटे की थैली की संख्या कितनी है, 7। आटे की थैलियों की कुल संख्या कितनी है, 11। तो हम रख देंगे, तो हमारा प्रायिकता आ जाएगी 7/11। ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं, तो हमारा यही उत्तर होगा 7/11। प्रश्न 12 में दोस्तों हमें कहा गया है प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में, ठीक है, आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। दोस्तों ये सारणी हमने बनाई थी प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 के लिए। ठीक है, बीच में मिलान चिन्ह भी था, पर हमने यहाँ पर मिलान चिन्ह नहीं लिखा क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, हमने बारंबारता को ही दर्शा दिया है सीधे। ठीक है, आप अगर हमारे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 के वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां ये सारणी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए ये सारणी सीधे यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अब हमसे इस प्रश्न में कहा गया है कि इस सारणी की सहायता से हमें इस सारणी की सहायता लेनी है, इनमें से किसी एक दिन अंतराल में, ठीक है, किसी भी दिन जो है अंतराल में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता बताइए कि सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण 0.12 से 0.16 के बीच हो। ठीक है, ये प्रायिकता बतानी है कि प्रायिकता बतानी है हमें कि किसी भी दिन जो है सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण 0.12 से 0.16 के बीच हो, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दिनों की कुल संख्या। वैसे तो प्रश्न में लिखा हुआ है 30 दिन और सारणी में भी लिखा था हमारे कुल योग 30, तो कुल दिनों की कुल संख्या आ जाएगी हमारी 30। अब प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक और चीज निकालनी होगी, दिनों की संख्या जब सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 के बीच में है। इसके लिए हमें सारणी पे जाना पड़ेगा। सारणी पे हम गए और हमने देखा 0.12 से 0.16 के बीच जो सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण है वो कितने दिन है, 2 दिन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, तो दोस्तों हमने दो चीजें निकाल ली, दिनों की कुल संख्या और दिनों की संख्या जब सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 के बीच है, वो कितना आया, 2, और कुल दिनों की संख्या है 30। अब हम सूत्र लिख लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 के बीच है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, दिनों की संख्या जब सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 है बटे दिनों की कुल संख्या। दोनों मान हमें पता है तो हम रख देंगे। तो दिनों की संख्या जब सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0.12 से 0.16 है, कितना है, 2, तो हमने ऊपर रख दिया 2। और दिनों की कुल संख्या कितना निकाला हमने, 30। ठीक है, तो हमने नीचे रख दिया 30, तो हमारी प्रायिकता आ गई 2/30। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से काट देंगे तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 1/15। तो हमारा उत्तर होगा दोस्तों 1/15। प्रश्न 13 में दोस्तों हमें दिया गया है प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों हमने इस तरह की सारणी बनाई थी। आपने हमारे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 का वीडियो अवश्य देखा होगा, अगर नहीं देखा तो उसे अवश्य देखें। ठीक है, उस वीडियो में हमने ये सारणी बनाई थी, इसमें बीच में हमने मिलान चिन्ह भी बनाया था, पर उसकी आवश्यकता इस प्रश्न में नहीं है, तो हमने मिलान चिन्ह को नहीं लिखा यहाँ पर, हमने सीधे रक्त समूह और विद्यार्थियों की संख्या लिख दी है। ठीक है, अब प्रश्न में कहा गया इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यदृच्छा का मतलब होता है रैंडमली, मतलब कोई भी यदृच्छा चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न को हल करने के लिए हमें चाहिए विद्यार्थियों की कुल संख्या, जो कि प्रश्न में दे रखी है 30 और सारणी में भी दे रखी है 30। ठीक है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी हमारी 30। अब हमसे कौन सी प्रायिकता पूछा है, रक्त समूह ए बी होने की किसी भी विद्यार्थी की। ठीक है, तो रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये हमें सारणी में देखना पड़ेगा। ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या है यहाँ पर 3, ए बी रक्त समूह के विद्यार्थियों की संख्या है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3।
ठीक है दोस्तों, हमने निकाल लिया विद्यार्थियों की कुल संख्या 30 है और रक्त समूह AB वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता क्या होगी? रक्त समूह AB वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे विद्यार्थियों की कुल संख्या। रक्त समूह AB वाले विद्यार्थियों की संख्या है 3 और विद्यार्थियों की कुल संख्या है 30, तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 3/30। ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 10, तो हमारी प्रायिकता आ जाएगी 1/10। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थी का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता है 1/10। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सभी जगह, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और बच्चों, अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।